देखिए, आज जो टेस्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। टॉपिक हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का साक्ष्य पेश किया जाना और प्रभाव, यानी धारा 101 से लेके 167 तक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत देखिए, इसको ध्यान से चेक करिए। आप जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो आपका है साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, यानी देखिए साक्ष्य अधिनियम धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो भार है वो देखना आपको जो है कभी कभी बदलता रहता है, कभी नहीं बदलता, लगातार बदलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, ये लगातार बदलता रहता है। इसका आंसर बनेगा सी। मतलब समझिए जो है धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार लगातार बदलता रहता है। अब वहीं पर हम देखिए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 साक्ष्य देने की उस अवस्था को बताती है जो वादी द्वारा अपने मामले को धारा 101 के अंतर्गत स्थापित कर लेने के बाद साक्ष्य देने का भार पक्षकार पर और एक के बाद दूसरे पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। मतलब समझ ले आप जो है, अगर हम धारा 101 के अंतर्गत देखते हैं, स्थापित कर लेने के बाद साक्ष्य देने का जो भार पक्षकार पर एक के बाद दूसरे पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। देखिए इसका आंसर बनेगा सी। ये आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही बताना है अब आपको। विबंध साक्ष्य का नियम यह नहीं है कि अभिलेख के विबंध पूर्व न्याय का वर्जन गठित करता है, या फिर यह विधि के बिंदु पर विबंध हो सकता है जब पक्षकार को विषय की सत्ता का ज्ञान हो, विबंध नहीं हो सकता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा डी, यानी डी सही है। मतलब है जब पक्षकार को विषय की सत्ता का ज्ञान हो, विबंध नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 वहां लागू नहीं होगी जहां दोनों पक्षकार के विषय में सत्य का ज्ञान हो। किसी व्यक्ति को विबंध से बाध्य करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1, किसी भी वस्तु स्थिति की सत्यता होने के बारे में व्यपदेशन होना चाहिए तथा उस व्यक्ति ने उस व्यपदेशन के आधार पर कार्य किया हो या का होना आवश्यक है। विधि के प्रश्न पर एवं कानून के विरुद्ध विबंध नहीं हो सकता है। और ध्यान दीजिए आप जो है, विधि के प्रश्न पर और कानून के विरुद्ध विबंध नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर बना हमारा डी। डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, किस मामले में या किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित है। अब देखिए इसमें जो है कोई विशिष्ट साक्षी संख्या अपेक्षित नहीं है। एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आवश्यक है। दस्तावेज के मामले में 2 साक्षी आवश्यक है। एक पक्षकार एवं एक साक्षी आवश्यक है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा, किसी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए यहां जो संख्या है, कितनी संख्या में अपेक्षित है, इसमें कोई संख्या नहीं उपलब्ध है। कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इसका आंसर बन जाता है हमारा ए बन जाता है। देखिए अब देखिए, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 देखते हैं, 134 के अनुसार किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या की अपेक्षा नहीं होगी। मतलब जो है साक्ष्यों की विशेषता, उसके गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए इसमें अगर हम केस की बात करते हैं, केस हमारा जो है सुनील कुमार बनाम गवर्नमेंट AR 2004 के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत
एक चश्मदीद गवाह के अकेले परिसाक्ष्य पर दोष सिद्धि रही है। मतलब देखिए आप जो है, तो इसलिए मतलब जो है इसमें कोई साक्ष्य में साबित करना है तो इसमें कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अधीन यह उपधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि देखिए आप जो है पत्नी की आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है, पत्नी पर अत्याचार किया गया था, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी। अब उसमें देखिए पत्नी को पति ने त्याग दिया था। अब देखिए इसमें जो है हमारा पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है, एक तो ये हमारा सही है। दूसरा, पत्नी पर अत्याचार किया गया या पति या उसके नातेदार ने क्रूरता की गई है, ये चीज देखे तो हमारा आंसर बन जाता है डी। इसमें आंसर हमारा डी होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए या के अनुसार किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान करती है। प्रावधान के अनुसार यदि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या की जाती है, यदि वह आत्महत्या जो है विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, दूसरी इस बात का साक्ष्य हो कि पति या उसके नातेदारों या रिश्तेदारों ने क्रूरता की थी, तब न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि स्त्री को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। मतलब देखिए इसका आंसर देखिए हमारा बना है डी, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी हत्या के लिए उपधारणा पूर्ववर्ती शर्तों में से नहीं आती है। देखिए अब इसमें देखिए हमारी पीड़िता क्रूरता का शिकार थी या फिर वह अपने पति या उसके संबंधियों द्वारा परेशान की जाती थी, सही है। दूसरी बात देखिए पीड़िता का दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, देखिए ये नहीं बनेगा इसके अंतर्गत। ऐसी क्रूरता या परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए की गई थी, ये ठीक है। ऐसा विवाह के 7 वर्ष के अंदर किया गया हो, इसमें देखिए बी आंसर बनेगा, 20 के शर्तों में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी दहेज मृत्यु की उपधारणा के संबंध का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार यदि मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है या फिर मृत्यु के पूर्व पति या उसके रिश्तेदार या नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई थी या फिर इसके लिए क्रूरता की गई थी, तब न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसी दहेज मृत्यु है। अतः यह स्पष्ट है कि पीड़िता के दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था, दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती शर्तों में नहीं आता है। मतलब देखिए आंसर बी बनेगा इसका। देखिए नेक्स्ट, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना ना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा का मुख्य समाहित किया गया है। देखिए धारा संबंधित है धारा 134 134 यानी डी आंसर इसमें बनेगा। देखिए हमारा जो है, अब इसमें देखिए हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी मामले के तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। विधि यह नियम है कि महत्व साक्ष्य के गुण का है, उसकी मात्रा का नहीं है। मतलब यह तथ्य को साबित करने के लिए कि कितने साक्षी की आवश्यकता होगी विवेकाधिकार न्यायालय पर छोड़ दिया गया है, यानी न्यायालय डिसाइड करेगा इसमें। अब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा 134। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत साक्षी की पूर्ववर्तन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है।
अब देखिए इसमें उसको साबित करके साक्षी को दिखाकर, मैंने ए आंसर बन जाएगा इसमें जो है, यानी साक्ष्य 145 के अंतर्गत साक्षी के पूर्ववर्तन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, उसको साबित करके या फिर साक्षी को दिखाकर की जा सकती है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार किसी भी साक्षी की उस पूर्ववर्तीन लेखबद्ध कथन के बारे में बिना उसको वह कथन दिखाए या साबित किए प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। अब देखिए इसमें केस वाले के केस ला है, देखिए इसमें देखिए करण सिंह बनाम मध्य प्रदेश 2003 का है। इसमें जो है साक्षी का पिछला बयान उसके समक्ष नहीं रखा गया और न ही उसे इसका स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया गया, और धारा 145 के अनुसार साक्षी का विरोध केवल उसके अपने पूर्व कथन द्वारा ही हो सकता था, न कि किसी अन्य साक्षी के कथन द्वारा। यह धारा तभी लागू होगी जब एक व्यक्ति दो परस्पर विरोधी बयान देता है। यानी देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए, यानी इसका ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। अब इसमें सही नहीं बताना आपको है। विधि का कोई नियम विबंध के सिद्धांत का प्रयोग कर अकर्त नहीं किया जा सकता है, सही है। उसके बाद आश्वासन जो किए गए तो परंतु पक्षकार के मध्य करार में सम्मिलित नहीं किए गए, विबंध के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। चाहे सरकार का एक अधिकारी अपने प्राधिकार क्षेत्र के बाहर कोई भी कार्य करे तब भी वचन विबंध का अभिवचन उपलब्ध होता है, नहीं होता है। इसका मतलब सी आंसर बनेगा हमारा, सी रॉन्ग है, सीधी बात देखिए हमारा। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी। इसके अंतर्गत देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार वचनात्मक विबंध के अंतर्गत जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपने पदाधिकार से बाहर होकर कोई कार्य करे तो ऐसे कार्य के संबंध में सरकार पर कोई विबंध लागू नहीं होता है। अधिकार अतीत का सिद्धांत लागू हो जाता है। सरकार को अनाधिकृत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब इसमें देखिए ये जो कथन सी है सही नहीं है, सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष मत प्रकट करता है कि दूसरा साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है, यानी कि मतलब एक साक्षी जो न्यायालय के समक्ष मत प्रकट करता है दूसरा साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है, तो उसे मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को बताना होगा, या फिर तो उसे अपनी प्रतिपरीक्षा में इसके कारणों को पूछा जा सकता है, या फिर अपने उत्तर में वह जो कारण बताता है उनका खंडन किया जा सकेगा, या फिर कह सकते हैं चाहे उन कारणों का उत्तर मिथ्या भी है तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका अभियोजन नहीं किया जा सकेगा। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा जो है वो बनेगा हमारा बी, यानी कि साक्षी विश्वसनीयता का अपात्र है तो उसे प्रतिपरीक्षा में इसके कारणों को पूछा जा सकता है। देखिए आप जो है अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 यह स्पष्ट करती है, इसके 155 के अनुसार कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है वह मुख्य परीक्षा में चाहे अपने विचारों के कारण को न बताए किंतु प्रतिपरीक्षा में उसे ऐसे कारण पूछे जा सकते हैं जो भी कारण वह बताए उसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर वह मिथ्या कथन करता है तो उसका मिथ्या साक्ष्य के लिए आयोजन हो सकता है। इसका आंसर देखिए हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद विबंध पर है? अब देखिए विबंध पर बताना आपका वाद जो है इसमें देखिए बनेगा आपका
पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर, यानी सी आंसर बनेगा जो हमारा विबंध पर आधारित है। ये आंसर बन जाता है हमारा सी, यानी पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर। अब देखिए पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर वाद में विबंध से संबंधित है। सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है ये पुलिस ऑफिसर से की गई संसदकृति से है। उसी प्रकार देखिए हमारा जो है विभावती बनाम राजेंद्र कुमार का जो वाद है सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण से है या पुनर्स्थापना के लिए है। अब इसमें देखिए हमारा जो है सी आंसर बन जाएगा, ये हमारा जो है विबंध पर है। नेक्स्ट, प्रतिप्रेक्षा का उद्देश्य है। देखिए हमारा जो है प्रतिप्रेक्षा का उद्देश्य देखिए हमारा साक्षी की बुद्धिमत्ता की जांच, साक्षी के निष्पक्षता की जांच, साक्षी के विश्वसनीयता की जांच, साक्षी के सदा आचार की जांच। देखिए इसका बनेगा हमारा आंसर साक्षी के विश्वसनीयता की जांच, मतलब सी आंसर बनेगा हमारा। देखिए अब इसका आंसर बन जाता है हमारा सी। अब देखिए इसमें जो है हमारा प्रतिप्रेक्षा का उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता की जांच कर सत्यता का पता लगाना होता है। धारा 138 के अनुसार प्रेक्षा और प्रतिप्रेक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किंतु प्रतिप्रेक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने मुख्य प्रेक्षा में साक्ष्य दिया है। इसका उद्देश्य यह जाहिर करना भी है कि साक्षी विश्वास योग्य नहीं है। मेरा आंसर बनेगा देखिए हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा। देखिए इसमें देखिए हमारा देखिए ये बनेगा हमारा 167 धारा, यानी सी आंसर बनेगा। यानी धारा 167 मतलब यह बंद करती है कि साक्षी के या साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा। ये हमारा 167 बताता है। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं 166 जो बता रही हमारी वो जूरी या असेसरों के प्रश्न करने की शक्ति है 166 में है, और वहीं पर 165 जो है के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश करने के आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान करती है। वहीं पर देखिए 161 जो है स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिप्रेक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान करती है। तो आंसर बन गया देखिए हमारा ये बन गया सी 167। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अधीन किसी विवाहित महिला द्वारा ही आत्महत्या के दुष्प्रेरण की अवधारणा के लिए आत्महत्या की जानी चाहिए। अब देखिए इसमें बनेगा जो है उसकी शादी के 7 वर्ष के भीतर या फिर 10 वर्ष के भीतर 8 वर्ष, यानी सीधा है सी 7 वर्ष के भीतर जो, यानी देखिए ये बनेगा सी। यानी कि जो है धारा 113 के अधीन विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण की अवधारणा के लिए आत्महत्या 7 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, यह प्रावधान करती है। इसका आंसर बनेगा सी। अब देखिए मैंने इसको 113 को पहले भी समझाया, एक बार फिर देख लीजिए एक बार जो है। देखिए धारा 113 ए या के विवाहित स्त्री की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा करती है। इसके अनुसार यदि विवाहित स्त्री आत्महत्या की जाती है, एक आत्महत्या विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, दूसरी बात इस बात का साक्षी हो कि पति या उसके रिश्तेदार या नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता की हुई, तब न्यायालय अवधारणा कर सकेगा कि स्त्री को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। आंसर देखिए इसका सी। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न के संबंध में प्रतिप्रेक्षा को, अब देखिए इसमें देखिए हमारा हमेशा प्रतिप्रेक्षा का अधिकार है, केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिप्रेक्षा कर सकने का अधिकार है, प्रतिप्रेक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी प्रतिप्रेक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
ये आंसर हो जाता है हमारा सी। अब देखिए इसमें जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 165 यह बताती है, या इसके अनुसार न्यायालय किसी भी साक्ष्य या पक्षकार से कोई प्रश्न पूछ सकता है। न्यायालय ऐसे प्रश्न किसी भी समय या किसी भी रूप में कर सकता है तथा प्रश्न का विषय चाहे सुसंगत हो या विसंगत। न्यायालय किसी भी दस्तावेज या तथ्य को सामने लाने का आदेश दे सकेगा। कोई भी पक्षकार या उसका अभिकर्ता ऐसे प्रश्नों या आदेश के बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा, और न ही न्यायालय की अनुज्ञा के बिना न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में साक्षी जो भी उत्तर दे उसके संबंध में उसकी प्रतिपरीक्षा करेगा। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा सी। नेक्स्ट, किसी अटर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना देने का कि एक महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है, साक्षी से यह पूछे जाने का यह एक युक्त आधार है कि क्या वह एक डकैत है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है इसका जो है वो धारा 149 यानी ए इसका आंसर बनेगा। देखिए हमारा जो है, अब देखिए हमारा जो है धारा 149 के अनुसार, या फिर कह सकते हैं ये समस्या जो है 149 पर आधारित है। इसके अनुसार मतलब कोई भी लांछन लगाने वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जब तक कि प्रश्नकर्ता को युक्त आधार पर विश्वास न हो कि लांछन सही है या सुआधारित है। अतः यहां एक पर साक्ष्य से ऐसा पूछने जाने का एक युक्त आधार है कि क्या वह एक डकैत है, तो ऐसे प्रश्न सुआधारित समझा जाएगा। यानी आंसर देखिए हमारा 149 में तो ये बात करता है। वहीं पर देखिए 153 यानी 153 क्या कहती है, 153 के अनुसार सत्यवादिता को परखने में प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह बात करता है हमारा 153 में, यानी कि बी की बात हो रही है। वहीं पर 147 साक्षी के उत्तर देने के लिए या कब विवश किया जाए, साक्षी उत्तर देने के लिए कब विवश किया, ये हमारा धारा 147 संबंधित है। वहीं पर देखिए धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथन के बारे में प्रतिपरीक्षा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा ए 149। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है तो इस प्रकार का दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा, ये मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। देखिए हमारा ये बन जाता है हमारा डी। अब देखिए जो है मौखिक साक्ष्य का जो प्रावधान है या मौखिक साक्ष्य की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर देता है तो ऐसा साक्ष्य मौखिक समझा जाएगा, जिसका प्रावधान हमारा धारा 119 में किया गया है। आंसर देखिए डी, ये डी बन जाता है। नेक्स्ट, विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि के निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है। देखो विबंध का सिद्धांत की बात हो रही है यहां पर। देखिए जो है विबंध का सिद्धांत देखिए हमारा धारा 114 ए में दिया गया है। यह आंसर बन जाएगा हमारा सी। यानी अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 देखिए हमारा, सॉरी इसका जो आंसर बनेगा देखिए हमारा, देखिए ये भी देखते हैं विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि के निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है। अगर हम देखते हैं देखिए यहां पर जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के में विबंध का सिद्धांत दिया गया है, यानी धारा 115 की बात आ रही है। तो आंसर बनेगा हमारा ये ए आंसर बनेगा, ना कि सी बनेगा हमारा 115 आंसर बनेगा जो है। तो इसमें देखिए हमारा ए आंसर बनेगा हमारा। देखिए अब देखिए विबंध की विधि वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा या उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदेशन से आबद्ध करता है। धारा 115 के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोक द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास से ऐसे कराया है कि या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और उस पर विश्वास कर कार्य कराया या करने दिया हो, तब न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को
अपने या उसके व्यक्ति को या किसी ऐसे प्रतिनिधि के बीच में किसी भी विवाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता को प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। यानी आंसर देखिए हमारा ये बनेगा, हमारा ए आंसर है। देखिए हमारा नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित है? अब देखिए जो धारा हमारी है वो है हमारी 100 बदलने की बात करते हैं हम। देखिए जो है ये हमारी 102 संबंधित है जी है। इसमें जो है बदलने से संबंधित नहीं है। देखिए संबंधित नहीं पूछ रहा है, 102 आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए ये नहीं है, सॉरी मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सबूत का भार बदलने से संबंधित है, अभी देख लेते हैं हम जो है। अब देखिए जो है हम 102 के अंतर्गत बात करते हैं, सबूत का जो भार है वो नहीं बदलता है। 102 कहते हैं 102 के अंतर्गत सबूत का भार किसी पर होता है। यह बताया गया है कि इस धारा के अनुसार किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाए यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया गया हो। देखिए मतलब यहां पर यह सबूत का भार बदलने संबंधित नहीं है, वो बनेगा हमारा देखिए 101 की बात होती है। आंसर बन जाता हमारा यानी कि ये बन जाता। नेक्स्ट, वे पर किसी भी करार के आधार पर वाद लाता है और वे उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में उस दस्तावेज की मांग करता है कि वे उसे पेश करने से इनकार करता है और उसकी अंतर वस्तु को द्वितीय साक्ष्य देता है। द्वारा दिए गए द्वितीय साक्ष्य का खंडन करने के लिए वे दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा वह ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। वह दूसरे पक्षकार से सम्मति से ऐसा कर सकता है, या फिर कह सकते हैं वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है। बी और सी, देखिए आंसर का आंसर बनेगा हमारा डी, यानी बी और सी इसका आंसर बन जाता है, यानी डी आंसर बन जाता है हमारा। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 164 यह समस्या पर आधारित है। यानी धारा 164 के अनुसार जब कि कोई पक्षकार ऐसे किसी भी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना उसे मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सहमति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा। अतः वह ऐसा नहीं कर सकता, परंतु यदि उसे पक्षकार की सहमति या न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त हो तो वह ऐसा कर सकता है। मतलब आंसर देखिए इसका हमारा डी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य संसर्गकर्ती न करने वाले सह अभियुक्त को अनियुक्त करने वाली सह अभियुक्त के संसर्गकर्ती का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ऐसी संसर्गकर्ती सही सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा ए, आंसर बन जाएगा हमारा ए। अब देखिए जो है इसमें अगर हम बात करते हैं, यह जो समस्या है ये क्वेश्चन है ये धारा 114 पर आधारित है। अब देखिए धारा 114 के अनुसार यानी ऐसी संसर्गकर्ती सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है, परंतु सह अभियुक्त की संसर्गकर्ती की तात्विक विशेषताएं की संपुष्टि आवश्यक है। यानी इसका ए आंसर बन जाता है हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंत स्थापित नहीं की गई थी? अब इसमें आंसर बनेगा देखिए हमारा सी, 73 कै, इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रतिप्रेक्षण और पुनर्प्रेक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है? देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा यानी कि देखिए ये 140 धारा। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 के अनुसार सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रतिप्रेक्षा और पुनर्प्रेक्षा की जा सकेगी। वहीं पर देखिए धारा में 141 में जो है हमारा
सूचक प्रश्न संबंधित है। 142 सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जाने चाहिए, इससे संबंधित है। धारा 139 मतलब जो है किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रतिपेक्षा के संबंध में प्रावधान को बताती है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, किसी प्रकार की कार्रवाई में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है। अब इसमें देखिए हमारा जो है सिविल कार्रवाई में ठीक है, दंडिक कार्रवाई में ये भी ठीक है। उसके बाद वह सह साक्षी नहीं हो सकती है। सिविल और दंडिक दोनों हमारे इसमें 4 में हो सकती है, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा हमारा ए 1 2 4, यानी आंसर हो जाता है हमारा ए। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए इसमें जो है, अब अगर हम बात करते हैं धारा 120, सभी सिविल कार्रवाइयों के वाद में पक्षकार या वाद किसी भी पक्षकार का पति पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई में भी उस व्यक्ति के पत्नी और साक्षी होगी। ये हमारा आंसर हमारा ए सही है। देखिए नेक्स्ट, बलात्कार संघ देखिए हमारा जो है, बलात्कार संघ किसी भी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है, स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी है। देखिए इसमें आंसर बन जाएगा हमारा जो है, महान्यायालय यह अवधारणा कर सकेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। महान्यायालय उसके साक्ष्य के निराशात्मक सबूत मान सकेगा और उसे सम्मति नहीं दी थी। वह न्यायालय अतिरिक्त सबूत की मांग कर सकता है कि उसने सम्मति नहीं दी थी। महान्यायालय अवधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी है। इसका आंसर डी बन जाता है, आंसर हो जाता है हमारा डी।